ठीक है, क्या है टॉपिक हमारा? महतारी वंदन योजना। क्लियर है? तो इसका यूसेज आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हो? पहली बात, सीजीपीएससी के ऐसे को तो भी हटा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे में तो आप करोगे ही करोगे इसको यूज, पर डायरेक्टली सब्जेक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से ये यूज होगा आपका पेपर 5। ठीक है, पेपर 5 उसमें इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है वहां पे ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, महतारी वंदन योजना। ठीक है, तो सीजीपीएससी के पेपर 5 पार्ट 1 पे इसका यूसेज है। उसके बाद चलते हैं पेपर 7। ठीक है, पेपर 7 के भी पार्ट 1 पे इसको यूज किया जा सकता है, पार्ट 1 और इवन पार्ट 3 में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो पेपर 7 और पेपर 5 ये दो जगह पे इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा इस स्कीम का, और ये यहाँ पर पूछने की संभावना सबसे अधिक होगी, सबसे ज़्यादा पेपर 5 में। और मान के चलो कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम के लिए सबसे प्रोबेबल करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, बट अगेन पढ़ना कैसे है, अब किसी भी स्कीम को किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखो मेन पर्पस हमारा क्या है, हमको उस पर एक आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के लिए चीज़ें ऐसी होती है कि हम लोग कोई योजना जब आता है तो योजना में सिर्फ जो पॉइंट पता होते हैं उसको हम पॉइंट वाइज लिख कर आ जाते हैं, उस तरीके से नहीं लिखा जाता है योजना को। योजना के अलग अलग पहलू होते हैं। पहला होता है, ठीक है ना, जब योजना का पहलू क्या क्या है, एक होता है कि उसके उद्देश्य क्या है। पहली बात तो योजना आया क्यों, उसका इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, तो उस योजना की शुरुआत जो इंट्रोडक्शन है किससे संबंधित है उसके बारे में थोड़ी सी बात होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब उस योजना को लाया गया तो उसके उद्देश्य और प्रावधान क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोविजंस। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका प्रोविजन क्या क्या है, उसमें क्या क्या उद्देश्य है और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, जब आपका इंट्रोडक्शन देखते हैं तो कब लागू किया गया, इसके लाभार्थी कौन कौन है ना, इंट्रोडक्शन में ही वहां पर डाल सकते हैं हम लोग कि इसके बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे। ठीक है, लाभार्थी कौन कौन होंगे, लाभ किसको मिलेगा। ठीक है, लाभार्थी, और कब उसको लागू किया गया, किस लिए लागू किया, ये योजना के तक हम पहुंचे कैसे। सेकंड थिंग होता है उसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, और उसके साथ साथ उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। एक आधारभूत जानकारी के रूप में मैं ऐड करूंगा, पर उसको आंसर में हम लोग नहीं लिखेंगे, एक एड ऑन करवाऊंगा यहाँ पर कि कोई भी स्कीम के लिए जब, क्योंकि आप लोग भी अधिकारी बनोगे, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद आप जाओगे इंटरव्यू सेशन में, अब जब इसको क्लियर कर जाओगे इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे तो मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पर ये पूछ रहा हूँ, अच्छा महतारी वंदन योजना के अंदर कौन कौन से दस्तावेज आपको लेने जाना पड़ेगा अगर आपको वहाँ पर लाभ लेना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है। ठीक है ना, ऐसी चीज़ आती है, आप मेंस पे तो नहीं लिखेंगे, बट हाँ वो 2-4 पॉइंट जो एक्स्ट्रा है वो मैं बता दूंगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर। और अल्टीमेटली जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी योजना आती है उस सरकार उसके लिए क्या करती है, पहली बात उसका क्रियान्वयन करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में या किसी भी राज्य में, आज भारत के किसी भी राज्य में जब किसी योजना को क्रियान्वयन करना होता है तो उसके क्रियान्वयन से संबंधित बहुत सारी चुनौती होती है, वेरियस चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस ये होता है सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज, मतलब लाभार्थियों का चुनाव। चुनाव किस आधार पर किया जाए, तो आधार होगा उनका केवल और केवल उनकी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स। आप जाके सीधा नहीं बोल दोगे मेरा चुनाव कर लो, वो तो हो नहीं सकता, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होंगे, तो उस डॉक्यूमेंट की कमियां होती है। अच्छा छत्तीसगढ़ में आपको लगा सबके पास आधार होगा, सभी के पास आधार कार्ड होगा, नहीं होगा। पूरे भारत में बोलूंगा तो बहुत लोगों के पास नहीं होगा। पैन कार्ड, ठीक है, गांव में इवन विवाह होने के बाद उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट तक नहीं है। समझ आ रहा है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जब बात करोगे कि स्कीम में, योजनाओं में क्या करते हैं, बस प्रावधान लिख के आ जाते हैं। योजना की चुनौतियां मतलब उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस है उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कहीं ना कहीं उस बेनिफिशरी या उस प्रोग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद किसी भी योजना का क्या होता है, एक लाभ होता है, उसका बेनिफिट होता है, जिसको हम लाभ बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, तो किसी भी स्कीम को अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, सारे स्कीम्स करेंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के, इंडिया गवर्नमेंट के, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में। ठीक है, उसके साथ बहुत सारी चीजें करेंगे। तो ये हमारा एक क्या होगा, बेसिक डायमेंशन होगा जिसको हमको कवर करना है। आप भी अपने से पढ़ोगे तब भी इन बेसिक डायमेंशन तक आपको पहुंचना है। समझ आ रहा है, ये बेनिफिट को या तो आप इम्पैक्ट लिख लो कि इसका प्रभाव क्या होगा, या इसको आप क्या लिख लीजिए, बेनिफिट लिख लीजिए, जो भी लिख लीजिए। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी स्कीम का एक ये फॉर्मेट होगा। क्लियर हो रहा है सभी को, चालू करें अब इसको। तो महतारी वंदन योजना को भी इन हेड्स के अंदर हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात तो स्कीम, ठीक है ना, तो महतारी वंदन योजना तक पहुंचे क्यों, ठीक है ना,
यहाँ पर महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, वो सब बात अलग है। पहली बात करते हैं कि महतारी वंदन योजना की जो शुरुआत हुई वहाँ तक पहुँचे क्यों, तो समझ लेते हैं, फिर आएंगे इसमें कि स्कीम क्या बोलता है। तो सबसे पहली बात ये उठी, एक तो पहली बात तो चुनाव घोषणा पत्र में आया। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ये महतारी वंदन की शुरुआत होती है घोषणा पत्र से। किसकी? बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के पहले अपना एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसके अंदर ये बोला कि महिलाओं के हित के लिए हम क्या करेंगे, उनको पैसे देंगे एक मुश्त, है ना, और उसी को ही बोला जाएगा महतारी वंदन स्कीम। तो ऐसा बोलने के पीछे के कारण क्या था, क्यों जरूरत पड़ी? तो इसका मतलब सिंपल सा बात है कि छत्तीसगढ़ में वुमेन्स, पहली बात अगर देखेंगे तो उनको सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पैसे से समस्या है, ठीक है ना। जब इसको हम लोग ट्रेस करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, तो ये देखने को मिलता है कि ग्रामीण छत्तीसगढ़, शहरी छत्तीसगढ़ और जनजातीय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 3 रूपों में बटा हुआ है, रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल, ठीक है। जहां पर अगर हम लोग वर्क फोर्स को देखें, ठीक है ना, कितने लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य बल को देखें या श्रमिक बल को देखें, तो हम ये देख पाएंगे कि ग्रामीण और जनजातीय छत्तीसगढ़ में वुमेन्स ज़्यादा कार्य बल जो है, वुमेन जो है वो लेबर फोर्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रही हैं, और अर्बन में मेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। और अर्बन में क्या है? मेन। तो महिलाओं की सहभागिता ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिल रही है? ग्रामीण और जनजातीय छत्तीसगढ़ में, श्रमिक क्षेत्रों में। पर श्रम तो ये प्रदान कर रही हैं, श्रम तो यहाँ पर हो रहा है, पर जो सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि उस श्रम से आने वाला जो क्या होता है, लाभ होता है, वो ज़्यादा करके मेंस ले जाते हैं। सिस्टम वीक है, तो क्या होता है, उनसे मेन को ज़्यादा बेनिफिट होता है। इवन अगर आपने एग्रीकल्चर फील्ड भी बना रखा है, वहाँ भी कर रहे हैं वुमेन्स, भले कि वहाँ काम कर रही हैं, बट अल्टीमेटली वो पैसा घर पे जा रहा है। घर पे फिर क्या हो रहा है, वहाँ से या तो फिर वो खुद दे दे, या तो फिर दोबारा, आपको पता ही है सिस्टम क्या है कि रात को लड़ाई होगी और फिर पैसे लूट लिए जाएंगे, यही हो रहा है, सिस्टम ऐसा बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात होता है कि हाँ, 2 लोग प्रॉपर तरीके से भी रहते हैं, पर ज़्यादा करके देखने को मिला है कि ये जो पैसा ये कमा पा रही है थोड़ा बहुत भी, ये भी इनके डाउन टोडननेस होने का एक कारण बना हुआ है। ये पैसा जो कमा रही है, इसके कारण भी इनके ऊपर क्या हो रहा है, शोषण किया जा रहा है, ये भी एक कारण है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर वो श्रम में जाएंगी, ठीक है ना, तो श्रम पे जाएंगी तो क्या हो रहा है, काम भी कर रही है और उसके बाद फिर शोषण भी हो रहा है, प्लस अपने घर को कैसे संभालेंगी, और अल्टीमेटली तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम थे। फिर वुमेन्स के ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के समय पे है, खासकर गांव में देखेंगे, खासकर शहरों में भी है, बट एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको फैमिली भी चलाना है, बच्चों का भी देखभाल करना है, और साथ साथ क्या करना है, वर्क फोर्स का हिस्सा भी बनना है। एक रूरल सेटअप में ज़्यादा करके रहा है। रूरल सेटअप में एक और चीज़ भी है कि बहुत सारी समस्याओं के कारण जो मेंस होते हैं वो पलायन कर जाते हैं एक समय पे, ठीक है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, सिंचाई कितने प्रतिशत क्षेत्र में, 39% एरिया में, तो रूरल एरिया में इतने जगह पे डबल क्रॉपिंग हो रही है, बाकी जगह में डबल क्रॉपिंग नहीं होती। तो एक सीजन वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, और अगले सीजन में किसी और स्टेट में जाकर लेबर का काम करते हैं। तो उस समय ये चुनौती बनती है कि उस समय वुमेन्स के ऊपर घर भी चलाना है और उनको आर्थिक रूप से घर को भी देखना है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है पैसे की, फाइनेंशियल फ्रीडम की। नंबर 2, वो अपने आप को क्या कर सके, सही तरीके से उस पूरे टाइम पे लगा सके। तो ऐसी जो चुनौती थी, इन सबको देखते हुए ये एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी कि महिलाओं को सबसे पहला क्या किया जाए, आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट उनको दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक सशक्तिकरण ही आधार बनेगा किसका, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का। अगर हम उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाएंगे तो उसी फाइनेंशियल फ्रीडम से उनकी इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम डिसाइड होगी। समझ आ रहा है? तो जितने भी सोशल सिस्टम थे उसको देखते हुए ये रिक्वायरमेंट था। अब उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिपेंड ये करता था कि अब इलेक्शन हो रहा है, वुमेन्स का नंबर भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पर अप्रोक्सीमेटली सेम है मैन टू फीमेल रेशियो, लगभग बराबर है। और गांव के सेटअप में और जनजातीय सेटअप में देखोगे तो वुमेन ज़्यादा है। समस्या ज़्यादा बड़ा कहाँ पर है, वहाँ पर ही है। तो वोट बैंक भी था, ठीक है ना, कि उससे सबसे ज़्यादा वोट भी मिलेगा, पर आप ये लिख नहीं दोगे, ठीक है ना, लिख तो नहीं सकते, लिखना तो डिप्लोमेटिकली पड़ेगा, समझ आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, वो एक वोट बैंक भी था, एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी था, ठीक है ना। तो उसके लिए भी ये बेनिफिट उनको देने से क्या था, एक तो वोट बैंक पॉलिटिक्स भी अच्छी होती, बट दूसरी तरफ से अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं को कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, इससे एक एम्पावरमेंट हो रहा है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा सकता है, भले कि ये बेसिक लेवल पे, पर धीरे धीरे ये एक स्टेप लिया गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली कुछ ये थॉट था कि इस थॉट के लिए जो हमारा एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्या उसको
कैसा लाभ दिया जाए। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि डायरेक्टली उनको दिया जाएगा इस तरीके से एक पैसा। अब इस पैसे का अगर एकदम बेसिक नाम समझेंगे, इसकी ओरिजिन समझेंगे बहुत पहले से, और इसको पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सार्वभौमिक एक क्या देना, एक आय देना, छोटा सा एक आय देना ताकि वो अपनी जीवनी को चला पाए। पर ये यूनिवर्सल तो है नहीं, ये वुमेन्स के लिए है। तो यूनिवर्सल एस्पेक्ट में केवल और केवल महिलाओं को रखकर छत्तीसगढ़ सरकार एक प्रकार से क्या कर रही है, उसी यूनिवर्सल बेसिक इनकम को एक दूसरे रूप में छत्तीसगढ़ की महिलाओं को प्रदान कर रही है, जिसका नाम है महतारी वंदन योजना। समझ आ रहा है? क्योंकि इसके लिए सिंपल सी बात है कि उनसे कोई काम नहीं करवाया जा रहा है। अगर आप किसी और तरीके सब्सिडी देते, कोई स्कॉलरशिप देते, वो सब वो नहीं आता, यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि उसके बदले में तो आप कोई काम करवा रहे हो, पर ये चीजें क्या, ये सिर्फ दे दी गई है। अब उसके बाद आप सोचो इसके ऊपर आपको क्या करना है। समझ आ रहा है? तो एक प्रकार का ये क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ही हिस्सा है। ठीक है ना? बस वो किसके लिए हो रहा है, ये महिलाओं के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे कि ये सब सोच थी एक गवर्नमेंट की चीजों के पीछे, और उसको लेकर फिर वो कहाँ तक पहुंचे, उस घोषणा पत्र तक पहुंचा। ठीक है, उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जीते, और अल्टीमेटली जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को रखते हुए स्कीम लॉन्च किया गया, जिस स्कीम का नाम है महतारी वंदन योजना। जिसको कौन सी, अगर इसको देखेंगे तो चला कौन रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट चला रही है, महिला एवं बाल विकास मंत्री। ठीक है ना? तो इस स्कीम को रन कर रही है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इस पे। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक सरकार की योजना है, छत्तीसगढ़ सरकार की, जिसमें 12,000 रुपए क्या दिया जाएगा, वित्त सहायता दी जाएगी महिलाओं को। कितने रुपए की वित्त सहायता दी जाएगी, 12,000 रुपए की वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चलेंगे नोट्स के ऊपर ही, या लिखना चाहे अलग से तो लिख भी सकते हैं, आपके ऊपर है। बाकी तो दिया हुआ है शीट। किसको नहीं मिला? इंग्लिश में मिल गया सभी को महतारी वंदन, हिंदी किसी को भी नहीं मिला है? सबको तो दे दिया, आप लेट आए हो। ठीक है, आ जाएगा, कोई ना, अभी लिख लो फिलहाल, या तो बगल वाले से तो कर लो, मिल जाएगा, कोई इशू नहीं, जाते समय आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो किसका था, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसके अंदर कितना ग्रांट प्रोवाइड किया गया है, 12,000। ठीक है ना? जिसको स्टार्ट किसने किया था, विष्णुदेव साय जी ने किया, छत्तीसगढ़ के सीएम ने। ठीक है, एक बेसिक जानकारी देता हूँ। ठीक है, अ न्यू स्कीम कॉल्ड महतारी वंदन योजना 2024, जिसके अंतर्गत सारी वैवाहित महिला, ऑल मैरिड वुमेन, ठीक है ना, जितनी भी वैवाहित महिलाएं, उनके लिए इसको विशेष रूप से चालू किया गया था। बाद में इस प्रावधानों को और के लिए भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जब चालू किया गया था किस तारीख को, 10 जनवरी 2024 को। ठीक है ना? तो 10 जनवरी 2024 को स्टार्ट किया गया इसको, स्कीम को, जिसके अंदर पहले तो उन वुमेन्स के बारे में बात की गई जो कि क्या है, मैरिड। ठीक है ना? तो वैवाहित महिलाओं के लिए चालू किया गया। ठीक है, जिसके अंदर अगर प्रावधान को, अगर 12,000 रुपए को देखोगे तो पर मंथ कितना है, हर महीने 1,000 रुपए, और अगर साल में बात करें पर ईयर, तो वो टोटल कितना होगा, 12,000। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन को देख लेना वहां पर अच्छे से। ठीक है ना? सीजीपीएससी 2 नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि महतारी वंदन के अंतर्गत प्रति माह कितना रुपए देने की घोषणा की गई है। ये भी क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। आप लिख कर आ गए 12,000, महतारी वंदन में कितना दिया जाता है बताए ना, वहां पर ऐसा होता है मेंस के ऊपर, मैं सही बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ठीक है महतारी वंदन के बारे में बताओ, तो बहुत अच्छा है। 2 नंबर में आ जाए कितना रुपए पूछते हैं लोग। ठीक है ना? ये भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में। प्लीज रीड अच्छे से करना, मंथली पूछा है कि ईयरली पूछा है, या सिर्फ पैसा पूछा, सिर्फ पूछा तो आप पहले लिखो इतना, फिर उसको मंथली और ईयरली दोनों तरीके से बता दो। समझ आ रहा है? ये गलती मत करना वहां पर एग्जाम पे। ओके, चलो आगे देखते हैं इसमें। तो इसके अंदर लाभार्थी कौन कौन होंगी, पहली बात तो पहले तो स्टार्ट किया गया कि मैरिड वुमेन को इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, जो वैवाहित महिला है। इसके बाद क्या बोला गया, विधवा, डाइवोर्स। ठीक है, तो डाइवोर्स्ड वुमेन को भी रखा जाएगा इसमें, विधवा। उसके बाद है अबंडन। अबंडन होते हैं ऐसी महिला जिनको क्या कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। ठीक है ना, परित्याग बोलते हैं इसको, या जिसको छोड़ देता है कोई और वो चले जाती है, या खुद अलग हो गई या तो किसी ने उसको छोड़ दिया, अबंडन कर दिया गया, उसको अकेला छोड़ के चले गए। ठीक है ना, जैसे अभी बताया कि कभी यहाँ से चले गए दूसरी जगह काम करने के लिए, और बोले काम अच्छा लग रहा है, अब यहीं रहते हैं।
ठीक है ना, तुम वहाँ देखते रहो। तो क्या होगा, उसको अबेंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया है, तो उसको गिना जाता है किसमें, परित्याग बोल सकते हैं, अबेंडन। ठीक है ना, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे के सारे वीडियो 2 बार लिखा हुआ, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या है आपका, तो एक डाइवोर्स है, सॉरी पहले मैंने आपको विधवा बोल दिया था, एक तलाकशुदा और एक क्या है, विधवा। ठीक है, तो तलाकशुदा, विधवा या जिनको छोड़ा गया हो, डेस्टिट्यूट भी बोलते हैं, अबेंडन भी बोलते हैं उनको। और तीसरी कौन है, चौथी कौन है, वैवाहिक महिला। तो इसमें हर ग्रुप को इंक्लूड किया गया। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये चारों ग्रुप में से अगर कौन है तो उनको, अच्छा अबेंडन का जो कैटेगरी है, ये त्याग वाला, ये किसके लिए है, अगर फैमिली वाले एक बच्ची को छोड़ दिए तो इसमें आएगी क्या, तो वो मैरिड होनी ही चाहिए। तो मैरिड ग्रुप के अंदर, इसलिए यहाँ पर देखो शुरू में लिखा है कि जितने भी वैवाहित हैं, तो वैवाहित का अर्थ केवल वो नहीं होगा जो हस्बैंड के साथ है या जिसके हस्बैंड अभी है, मतलब कभी भी उसका विवाह एक बार हो गया तो उसके बाद वो कंटिन्यू उसके अंदर गिनाएगी। ठीक है, तो इसका एक तो बड़े बहुत अच्छा केस सुना मैं। ठीक है, पता चला मेरे को कि एक तो यह आया था महतारी वंदन, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक और चल रहा है आपका विवाह योजना, जहाँ पर सार्वजनिक विवाह कराया जाता है, सामूहिक विवाह। उसके लिए 50,000 रुपये लिए देता है, 50,000 ना उसका, और इसका कितना है 12,000। एक आदमी गया रजिस्टर करवा के आया, पहले वो गया और रजिस्टर करवा के आया इसके अंदर, इसके, हाँ एक आदमी गया मतलब कि अपनी वाइफ के नाम से उसने रजिस्टर करवाया कि मेरे को ये चाहिए, ये चीज़ उसने रजिस्टर कराया। 4 दिन बाद उसी जिले में लॉन्च हुआ विवाह वाला, तो फिर वापस गया, बोलता मेरे को विवाह भी करना है। तो उससे पूछा कि भाई तुम तो ऑलरेडी 4 दिन पहले गए हो करवा के इसको, तो बोलता है कि 15,000 50,000 के लिए 6,000 को ले लूँ मैं। तो बोले बीवी तो बोलता है कि बीवी अब इस स्थिति में आप बताओ कि अगर अधिकारी के रूप में वहां होते तो क्या निर्णय ले। तो ये हुआ है, ये केस है छत्तीसगढ़ का, यही का एक केस है। इस स्थिति में अधिकारी के रूप में आप क्या करते हो, सोचो आप ही लोग जाओगे उस पर काम करने के लिए, अब उस आदमी के लिए क्या करोगे, क्या निर्णय लोगे, आप सोचना बताना। ये अभी अभी का केस है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 1 महीने भी नहीं हुए। ठीक है, हाँ क्या क्या, हाँ जीपीएम का कोर्स है, गौरेला पेंड्रा मारवाही का केस है ये, और अखबार में था। ठीक है, तो देखो किस हद तक इलिटरेसी है, किस हद तक इस पैसे की भूख है, समझ आ रहा है। और वो उस वुमेन का क्या राइट रह गया जब वो आदमी पहले भी गया था और बाद में भी गया, मतलब अगर ये पैसा भी जाएगा तो वो उसको छीन लेगा। ठीक है ना, ये इसके प्रॉब्लम्स भी जाएगा। ये प्रॉपर एक केस है ना एकदम, जो जीपीएम का था, न्यूज़पेपर के ऊपर था, इसके ऊपर आप नजर नहीं डालोगे, लेकिन एक अगर क्लासिकल केस स्टडी देखोगे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर समस्याओं में, तो एक होगा। और एक अधिकारी के रूप में आपको ऐसी जगह जाके न्याय करना है, ठीक है ना, कि तू तो पहले जा और अपनी वाइफ को लेकर, और फिर उसको पैसे देने का समझाना पड़ेगा कि तुम इसको देना मत, हम आपके साथ खड़े हैं। ये सब कुछ इंश्योर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तब एक अधिकारी बनकर वहां पर न्याय कर पाओगे। तो उसका एक बड़ा अच्छा केस आया था। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, कि किस किस को इसके अंदर दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा, कुछ प्रावधान के अंदर क्या है इसके एलिजिबिलिटीज। ठीक है ना, तो सारी वुमेन्स तो इस कैटेगरी में आनी चाहिए, पर वो कहाँ से होनी चाहिए, कितना वर्ष होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो एप्लीकेंट फॉर द महतारी वंदन योजना शुड बी अ नेटिव ऑफ छत्तीसगढ़। पहली बात, वो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए, बाहर राज्य की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो अर्बन एरिया में तो फिर खत्म ही हो गया समझो, ज़्यादा करके शहरी एरिया में क्या हो रहा है, बाहर से ही शादी हो रही है। ठीक है ना, बहुत जगह पे यही हो रहा है। अर्बन में तो डायरेक्टली क्या हो रहा है, तो नेटिव देख लो भाई, छत्तीसगढ़िया देख लो, हाँ नहीं तो नहीं मिलेगा पैसा पहले बता रहा हूँ, खोजो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ठीक है ना, बाहर का नहीं खोजना। तो पहली बात तो वो नेटिव छत्तीसगढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड लाइन बोलता है कि ओनली मैरिड वुमेन ओवर द एज ऑफ 21 ईयर। ठीक है ना, केवल उन्हीं वैवाहित महिला को दिया जाएगा जो 21 साल से अधिक की हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2024 की स्थिति में। ठीक है, तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में, इससे देखो अभी तो ये ठीक है कि लागू इसमें रूप में किया गया, पर जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ये योजना, और आज से 14 साल बाद भी अगर ये योजना रहेगा, तो कहीं ना कहीं इस योजना के लाभ के लिए गांव में क्या रुक जाएगा, विवाह रुक जाएगा, कम एज में, कम एज में जो विवाह होता है वो रुक जाएगा, अगर इस योजना को आगे तक लागू किया जाए तो गांव में और जनजातीय क्षेत्र में। तो ये लाभ है इसका, अब सोचना पड़ेगा हमें वहां तक। ठीक है ना, अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो डेफिनेटली क्या है, जो चाइल्ड मैरिज है, ठीक है ना, कम एज में जो बच्चियों की विवाह की जा रही है गांव में या जनजातीय क्षेत्र में भी कहीं भी, वो अपने आप आगे चलकर रुक जाएगा इसके लाभ के लिए। समझ आ रहा है। थर्ड एस्पेक्ट क्या है, विडो, डाइवोर्स एंड अबेंडेंट वुमेन। ठीक है ना, और ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो विवाहित महिला के साथ साथ और कौन कौन है
एक है विधवा, ठीक है, उसके बाद तलाकशुदा और जिनको त्याग कर दिया गया है, परित्याग जिसको किया गया है, वो सभी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द मिनिमम एज फॉर एप्लीकेंट इज 21 ईयर एंड द मैक्सिमम एज इज 60 ईयर्स, ठीक है ना। तो आपका 21 से लेकर 60 साल के वर्ष तक ही दिया जाएगा और 60 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम दे दिया जाएगा, हाँ ना। वृद्ध के लिए और बहुत सारा है, ठीक है ना। तो वृद्धों के लिए और भी योजना है। तो ये 21 से 60 साल के बीच की महिलाओं को ही इसमें कवर किया गया है, पूरे के पूरे एज ग्रुप को नहीं किया गया है, ठीक है ना। 60 से पहले भी डोर, 60 के बाद तो आदमी कोई भरोसा ही नहीं है, ठीक है ना। 60 के बाद बोले किसका वैसे यूज नहीं, लो यार कम से कम महतारी वंदन का पैसा तो आएगा एक दो गोली दिए महतारी वंदन का पैसा तो आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, इसमें जो एज ग्रुप है वो कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, 21 से लेकर 60 तक। द एनुअल इनकम ऑफ एप्लीकेंट फैमिली शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख, ठीक है। तो वो महिला जिस भी परिवार की है उसका वार्षिक जो आय हो रहा है, वार्षिक आय किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से, 2.5 लाख से ऊपर उनका एनुअल इनकम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द बैंक अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट शुड बी लिंक टू द आधार कार्ड। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक है कि उसका आधार से उसका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इसमें क्या किया जाएगा, डीबीटी किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इसी चीज को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, पेपर 4 में, ई गवर्नेंस में। एग्जाम्पल होगा ना कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आधार लिंक अकाउंट पे ही पैसा दिया जा रहा है, जिससे पैसे जो है वो सही खातेदार के उसमें जाए और जो एक्चुअल बेनिफिशियरी उसके अकाउंट में जाए, जो कि एक वुमेन होगी। नहीं तो पहले क्या होता है, आता है एक जगह पे, वहां से पैसे लेके जाते हैं, वो आदमी आएगा, ठीक है ना, पैसे को दे, तू पहले जा, अकाउंट में आ गया उसके, जा ले लेना, समझ आ रहा है। तो जो एग्जैक्ट बेनिफिशियरी है वहां जाए, बीच में कोई भी इस पैसे को ना ले जा पाए, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे ई गवर्नेंस भी सुधरेगा गांव के क्षेत्रों में खासकर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है, उसके एलिजिबिलिटी, इम्पैक्ट, प्रभाव, इसका जो बेनिफिट एडवांटेज जो है ना, उसके बारे में अभी मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ कि प्रावधान में ही हम, आप जब स्कीम पढ़ोगे तो पहली बात देखना कि जो प्रावधान है वो अपने आप आपको किसकी तरफ लेके जाता है, लाभ की तरफ लेके जाता है, कि इस स्कीम से एक्चुअल में क्या बेनिफिट होने वाला है, केवल महिला को लिए नहीं, ओवरऑल पूरे सिस्टम के लिए क्या बेनिफिट होने वाला है, जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किस रूप में और अच्छी हो पाएगी। ये क्लियर है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट थिंग, ये एक बेसिक चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं लिखना, बट क्योंकि वो आधार तो बोला ही है। तो महतारी वंदन की योजना के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर एक महिला को प्रस्तुत करने पड़ेंगे अगर वो जाएगी तो, उसमें एक क्या है, आपका आधार कार्ड, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, ठीक है ना, मतलब उसको या तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट, वही दो होते हैं एज प्रूफ के लिए। एज प्रूफ वहीं से करते हैं, या तो बर्थ सर्टिफिकेट से या तो 10th क्लास के मार्कशीट से, ठीक है। बाकी तो प्रूफ एज प्रूफ में माना भी नहीं जाता है, और ठीक है जिसमें भी लिखा हो एज प्रूफ, तो एक एज प्रूफ सर्टिफिकेट। उसके बाद उसका क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट का पासबुक लगेगा, ठीक है ना, ऑनलाइन, तो उसका एक पासबुक होना चाहिए, मतलब पहली बात तो उसकी एक अकाउंट खुली होनी चाहिए। उसका एक आईडी होना चाहिए, आईडी मतलब आधार कार्ड खुद में भी है, ठीक है ना, उन्होंने डबल 2 बार लिख दिया, तो उनका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद उनका रेसिडेंस प्रूफ, ठीक है ना, जो घर का जो एड्रेस है, किस घर में रहती हैं, उनका एक रेसिडेंस प्रूफ, ठीक है ना, तो वो लगेगा, जिसमें राशन कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद एक मोबाइल नंबर, ठीक है, ताकि मोबाइल में पैसा जाए तो उसको मैसेज दिख जाए कि हाँ पैसा आ गया, पता चल जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स है एक वुमेन को जो कि महतारी वंदन के अंदर अपने बेनिफिट्स को लेने गई, ठीक है। ये तो स्कीम का एक बेसिक स्टैंड था कि ये स्कीम है क्या और किस तरीके से स्कीम है। अब इस स्कीम को प्रभाव को, इम्पैक्ट को चलते हैं और उसमें कुछ बेसिक चीज़ों को और समझते हैं, जो कि मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियां, क्रियान्वयन संबंधित चुनौती, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको एक तरफ लिखिए, फिर उसके बाद बेनिफिट से एडवांटेज पे चलेंगे, क्लियर है। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज, जैसे कि वो आदमी, ठीक है ना, कि उसको कौन सी योजना का लाभ लेना भी समझ नहीं पा रहे हैं, समझ आ रहा है। वो बोले कि उसको एक अच्छा एग्जाम्पल मैं दे देता वहीं पर सॉल्यूशन, मेरे से गांव में पूछा होता तो इसको तलाक दे दे और जाके दूसरी शादी कर ले, दोनों योजना का लाभ नहीं मिलता और सेटिंग कर ले कि तू भी रहना घर में, वो भी रहेगी एक साथ, ठीक है ना, दोनों को घर में एकदम पैसा भी आ गया, ठीक है, बढ़िया चलता है, 1 साल का तो हो गया उसका जुगाड़, अगले साल फिर उसको भी तलाक,
तो फिर पैसे ही पैसे थे उसके लिए, ठीक है, स्कीम था उसके पास, लेकिन ठीक है, पर वो बेचारा सीधा वहाँ चला गया लड़ने के लिए, उसको इधर से पहले सोचना चाहिए था, ठीक है, अगर जहाँ योजना है तो वहाँ उसका लूप होल भी होगा, ठीक है ना, लूप होल खोजना आना चाहिए, वो नहीं खोज पाया बेचारा, सीधा वही चला गया, अखबारों में आ गया, ठीक है। चलो उसको देखते हैं कि पहला क्या होगा। तो संबंधित चुनौती क्या, पहला सबसे पहला कोई भी स्कीम आ जाए, सब स्कीम में फर्स्ट चैलेंज क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी। याद रखना हर जगह हमारे भारत में ये चुनौती है कि लाभार्थी को किस तरीके से चुना जाए, लाभार्थी का चुनाव। लिखो पहला, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज। यह क्यों है, क्योंकि पहली बात तो स्कीम के अंदर जो गांव और जिस भी क्षेत्र में लागू किया जाएगा वहां पर सबसे पहली बात तो सबके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो चैलेंज एक पहला क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज में पहले बैंक अकाउंट को भी दूर करते हैं। सबसे पहली बात तो कि उनके पास अपना रेसिडेंस नहीं होता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर सबके पास घर होता तो यहाँ पर भूमिहीन खेती मजदूर का योजना क्यों लागू करना पड़ता, तो रेसिडेंस प्रूफ कहाँ से लाएंगे जो रोड के नीचे है, ऐसी महिलाएं कहाँ से रेसिडेंस प्रूफ लाएगी जो यहाँ पर भीख मांग रही होगी, वो कहाँ से लाएगी, तो अल्टीमेटली वो कट गई। पर उसकी जरूरत है कि नहीं है, उसकी जरूरत तो सबसे ज्यादा है, पर वो लाएगी तो लाएगी कहाँ से। तो बेनिफिशरीज को सेलेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले तो महिलाओं के पास आवास होना चाहिए, ठीक है ना। तो चैलेंजेस क्या क्या रहा है कि लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज, ठीक है ना, आवास संबंधित चुनौतियां जो कि महिलाओं के पास नहीं है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास ये चीजें नहीं है, तो उनको इस योजना में कैसे जोड़ा जाए, एक वो चीज है, वो लूप होल इस योजना का। और दूसरा जिसके पास है हाउस है, ठीक है, तो उनके पास वो हाउस का प्रूफ होगा तो वो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, पर क्या ये उनके नाम पे है, तो रेसिडेंस प्रूफ तो ऐसा भी होगा कि आप किसी और के घर में रह रहे हैं तो भी चल जाता है, ठीक है ना, अगर जॉइंट लिखा हुआ है तो वन थिंग उसको देखेंगे, ठीक है। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज में और क्या चुनौती आएंगी बताओ, कि सबसे पहली बात तो जानकारी का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी का अभाव, कि योजना की जानकारी ही नहीं पहुंच पाई और लोग उस दिन तक वहां पहुंचे नहीं। क्लासिकल एग्जाम्पल कि भाई कुछ भी चीज़ होगा तो लास्ट दिन पहुंचना है, टालते हुए अंतिम दिन तक जानकारी आती है, ठीक है। तो अवेयरनेस के रिगार्डिंग गवर्नमेंट कैसे उसको फैलाएगी कि हर जितनी भी महिलाएं हैं सब तक ये पहुंच पाए। चुनाव एक अच्छा माध्यम था, वहाँ से तो सब जुड़े थे, लेकिन प्रॉपर अगर एक योजना के रूप में बाद में लागू होता और चुनाव में घोषणा नहीं होती तो शायद वो सब तक पहुँचाने में दिक्कत होता, जैसे बाकी स्कीम्स के साथ भी हुआ है, ठीक है, ओके। तो थर्ड थिंग, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वुमेन, महिलाओं के पास जो भी मांगी गई, क्या मांगी गई है दस्तावेज, वो दस्तावेज का ना होना, तो उस दस्तावेज को पहले वहां पर बनवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैसे उस दस्तावेज को वहां बनाएगी, सुनिश्चित करे कि भाई एक वुमेन अगर आई है कि मेरे को इसके अंदर जोड़ दो, तो उससे डॉक्यूमेंट मांगने से पहले उसके डॉक्यूमेंट नहीं होने का कारण भी उसको जानना चाहिए, और नहीं है तो कैसे वो डॉक्यूमेंट को बनवा सके, उसको इस चीज के ऊपर वहां गाइडेंस देना चाहिए। बस ये नहीं कि डॉक्यूमेंट नहीं कल आना। अब अगर दोनों चीज में करवाने की बात करूं कि ठीक है 5 तारीख को एक वुमेन आई, उसको बोले कि ठीक है कल आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, सुबह सामान और चले जाना, तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि मैं वहां पर आदमी किसको बैठाऊं, सरकार की तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर डबल बर्डन आएगा, सिर्फ बेनिफिट देना, एक आदमी आया करके जा रहा है, अब बोल रहा हूं मैं कि डॉक्यूमेंटेशन भी करना तो दूसरे आदमी की भी जरूरत है, एक और व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली कि इससे गवर्नमेंट के अपने जो मैन पावर है, मैन पावर के डिप्लॉयमेंट का चैलेंजेस आएगा कि कैसे वहां पर व्यक्तियों को लाया जाए, और वैसे भी क्या है कम लोग हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट के अंदर लोग कम है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कार्य है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर एक ही योजना के ऊपर 10 से 12 लोग को लगा दिए तो बाकी चीज़ों का क्रियान्वयन कैसे होगा, तो इसके ऊपर एक्सेसिव मैन पावर का यूज़ करने से बाकी जगह पे मैन पावर को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, ठीक है ना। तो सरकारी श्रम बल को किस तरीके से एक सही रूप में, व्यवस्थित रूप में उसका उपयोग में लिया जाएगा, एक ये चैलेंज दिखेगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को इसको भी एड्रेस करना चाहिए, ठीक है, या उन्होंने किया होगा, हमारा काम है उसमें से प्रॉब्लम खोजना, हम खोज रहे हैं, सरकार को अपना प्रॉब्लम पता होगा कि नहीं ये सब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो लाभार्थी की चुनौती। दूसरा कि क्या अगर हम इस तरीके से मुफ्त में पैसा बांटने लगे, उनकी जरूरत है वो सब तो मैंने बता दिया कि क्यों कर रहे हैं, उसका बेनिफिट तो बात करेंगे, पर अगर कहीं ऐसा फ्रीबीज बांटने लगे लगातार तो क्या और वर्ग इसकी मांग नहीं करेगा, ठीक है। और अगर सबको हम इस तरह से फ्रीबीज दे लेंगे तो किस तरह की आर्थिक चुनौती सरकार के ऊपर बनेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हम लोग कि इस तरीके के पैसे देकर हम कुशलता को या दक्षता को बढ़ाने की जगह, है ना, स्किल्स को बढ़ाने की जगह, उनकी एबिलिटीज को बढ़ाने की जगह उनको और ऐसा बना दें कि वो वर्क से ही दूर हट जाए।
कि पैसा तो आ जा रहा है, आश्रित बना देंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो वो ऑलरेडी आश्रित है, उनको आप हमेशा हमेशा के लिए सरकार पे आश्रित बना दिए। तो इससे आगे चलकर और बड़ा वोट बैंक पॉलिटिक्स ना चालू हो जाए कि वो सरकार हाथों दी रही तो अगले बार, अभी इस बार धान का कीमत बढ़ा, अगले बार महतारी वंदन का बढ़ा के देंगे। वो आके बोलेगा हम महिलाओं को 20,000 देंगे। लो, आधे लोग पीएससी छोड़ दिए, अब तो 20,000 आना ही चाहिए, शादी करो तुरंत शादी करो, 20,000 तो आना ही है पीएससी। व्यापम का नौकरी पाके वैसे 15,000 मिल रहा है, 20,000 तो डायरेक्ट आ रहा है। सही नहीं बोल रहा हूं? तो ऐसा ना हो जाए। मतलब इतना बड़ा, इतनी बढ़िया बात है कि वुमेन होना एक क्राइटेरिया हो जाएगा कि पैसा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर पढ़े लिखे लोग चले जाएंगे, फिर वो लोग और अपनी डिमांड रखेंगे। देखो महतारी वंदन 60 दे रहे हो तो दो 60,000, नहीं तो फिर हम लोग दूसरे सरकार को वोट दे रहे हैं। सरकार परेशान हो जाएगी, गलती कर दी तो क्या लेकर आ गया ये। तो ये चीजों को हमको ये बैलेंस रखना पड़ेगा कि ये जो पैसा जा रहा है ये आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ही हो, और इसको दूसरे रूप में अगर सामाजिक समस्याएं, जैसे कि क्या हो सकता है कि उनके अंदर ये एक रिजिडिटीनेस ना आ जाए, ऐसा वो ना आ जाए कि वो कार्य के लिए नहीं जा रही आगे और वर्क से वो अपने आप को अलग कर रहे। ये काम नहीं होना चाहिए। जो स्कीम है वो एक बैलेंस रूप पे अप्लाई होना चाहिए और इसका एक फेज्ड मैनर होना चाहिए। आपने लागू किया, ठीक किया, पर एक समय के बाद हटा दो, इसको हमेशा हमेशा के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये फ्री बीज बनाने से अगर मुफ्त देना ही चालू कर देंगे तो राज्य पूरा मुफ्त का हो जाएगा, ठीक है ना। बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए, इस महीने तो नहीं आया लोगों का, 2 महीने कंप्लेन तो कर रहे हैं लोग, 2500 रुपये नहीं आया, ठीक है। आया क्या वजह का बेरोजगारी भत्ता? 2-4 लोग होंगे यहाँ भी रजिस्टर कर दिए होंगे, आ जाए हमारे को भी, कम से कम महीना खर्चा तो निकलेगा, ठीक है। तो इस बार नहीं आया बेरोजगारी भत्ता, और देने से तो प्रॉब्लम था। क्यों देना बेरोजगारी भत्ता? कुशलता की ओर लेके जाओ, कुछ और ट्रेनिंग दे दो, उससे अच्छा उतना ही पैसा खर्च करो, ट्रेनिंग में करा दो, ठीक है ना। बट वो फ्री बीज जब भी जाता है वो केवल वोट बैंक के लिए जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि क्या ये फ्री बीज आगे चलकर महिलाओं को केवल वोट बैंक और उनकी जो अभी कार्य कुशलता को जो बढ़ सकती है उसको कहीं दबाने के लिए तो नहीं। तो आप उसको चैलेंज के रूप में लिखोगे कि इट, ठीक है ना, कि इस तरह की लिखो, इस तरह की आर्थिक सहायता महिलाओं की श्रम कुशलता को कम कर सकती हैं और वह इस तरह की मुफ्त आर्थिक सहायता से कार्य से दूर हो अनसामाजिक गतिविधियों में लग सकती है, ठीक है, में लग सकती हैं। एक और ये भी चीज़ दिखता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा नशा वुमेन करती है गांव में, पता है ना। हाईएस्ट लिकर कंजम्पशन रेट अमंग ऑल द स्टेट में जो है वुमेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ का लिकर कंजम्पशन। पैसा मिल रहा है, 25-25 रुपए का रोज भी किया तो 30 दिन तो चली जाएगा। हाँ, किसको क्या बोला हूँ? अच्छा, ये हिंदी में जो बोला, रुको ना, बात तो कर लेने दो। इतना बढ़िया योजना की बात लिखवा दूंगा, ठीक है। क्या क्या लिखा था एक बार रीड करना। ओके, देखो, दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट ब्रैकेट लगना फ्री बीज may danger the labor or the work ability of women, and they may drag towards the other social works. तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम आर्थिक संपन्नता देने के चक्कर में उनके आर्थिक कुशलता को ही खत्म कर दिए। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो दे रहे हैं हम, कहीं ना कहीं उससे हम उनका इकोनॉमी का रेगुलर पार्टिसिपेशन ही खत्म कर सकते हैं, है ना। ये हो सकता है, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। वहां तक नहीं सोचेंगे, इस स्कीम के बारे में सोचना जरूरी है ना। तो पहला तो है सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज, दूसरा वुमेन्स को किधर की ओर ड्रैग किया जाता है, थर्ड, तीसरा क्या होगा, पहले वाले मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखवा दिए थे आपको, अवेयरनेस भी लिखवा दिया, सब लिखवा दिया था। हाँ, थर्ड और क्या हो सकता है बताओ। हाँ, ऑनलाइन प्रोसीजर है तो क्या हो गया? नहीं तो वहां तो बैठा रहे ना, एक महिला कर्मचारी सुपरवाइजर बन के कर क्या रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं, बैठ के एंट्री कर रहे हैं इन लोग का,
ठीक है ना, अधिकारी लोग वही तो कर रहे थे, उन लोग को बैठाया गया ना, वो तो ठीक है, हमारा काम है, ऑनलाइन एंट्री है, सिस्टम डिफिकल्ट है, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है, उसको लिखेंगे, चैलेंजेस में लिख सकते हैं। हाँ, फंड क्रंच किसको, राज्य को, हाँ बिल्कुल, वो बत्तों ने पहले कहा फंड क्रंच नहीं बोलो कि आर्थिक भार बन सकता है ये राज्य सरकार के आर्थिक व्यय के ऊपर, ठीक है ना, लिखोगे राज्य सरकार के आर्थिक व्यय के ऊपर ये आर्थिक भार बन सकता है जो राज्य की राजस्व को कम या राजस्व कम की ओर है, जो राज्य के राजस्व कमी की ओर है, ठीक है, लिखोगे इट में लीड टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड देयर बाय कॉज excess of revenue expenditure and thereby cause the revenue deficit, thereby cause the revenue deficit। और कितनी विवाहित महिला होंगी छत्तीसगढ़ में जो इस ग्रुप में आ रही होंगी, टोटल वुमेन्स कितनी होंगी छत्तीसगढ़ में? 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर बात कर ले तो 2.55 करोड़ टोटल पॉपुलेशन। अब उसमें हम बोल रहे हैं कि लगभग 90% पॉपुलेशन वुमेन है, 90% तो है ना, 90% बोलो, सॉरी आपका 50-50 45:55 45:55 मान लेते हैं, या 49% है, वैसे तो 49% एक्चुअल में, तो 49% वुमेन है, मतलब 50% ही ले लो, ठीक है। तो 2.55 करोड़ का अगर आप 50% करते हो कितना हो गया, 1.27 के आसपास, 1.30 मान लो, 1,30,00,000, ठीक है। अब उस 1,30,00,000 का अगर हम लोग एज ग्रुप बनाए, ठीक है ना, जो छोटी बच्चियां हैं से लेकर विवाहित से लेकर बुजुर्ग तक, और सबसे बड़ा लार्ज स्केल ग्रुप क्या होता है, इसी में आता है, एज स्ट्रक्चर तो यही होगा। अब इस एज स्ट्रक्चर में फिर भी ये भी मान लेते हैं कि जो टोटल वुमेन है उसकी 50% है, चलो ज़्यादा नहीं मान रहा मैं, 50% नहीं मान रहा, तब भी अगर देखेंगे तो लगभग 75,000 से लेकर 80,000 महिलाएं, ठीक है। 80,000 वुमेन है मान लेते हैं, सिंपल 80 लाख, सॉरी 1000 कहाँ से आएगा, 80 लाख वुमेन है छत्तीसगढ़ में। अब 80 लाख को आप 12,000 रुपीज़ दे रहे हो, कितना होगा, 960 करोड़, 960 करोड़, मतलब मान लो 1,000 करोड़ के आसपास आप केवल एक योजना में दे रहे हो, वो भी मुफ्त। तो ये इससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी? अगर नेगेटिव रूप में देखें बिगड़ेगी। अभी तो लाभ बताना बचा ना अभी तो लाभ भी बताऊंगा ना, योजना बड़ा अच्छा लगने लगेगा फिर। पहले तो लगे कि योजना में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बंद कर दो, ठीक है, पर दूसरा रूप देखा कहाँ है, लिखना आंसर ऐसे ही होता है कि जब आप नेगेटिव बताओ तो अगले को लगे कि अरे बाप रे बंद ही करो इसको, और पॉजिटिव बताओ तो अच्छा इतना कुछ है। देख ठीक है, दोनों रूप आपके सामने पता होना चाहिए। इतना खर्च हो रहा है इस एक स्कीम के पीछे, इसका बेनिफिट क्या आएगा ये किसी को नहीं पता, और क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है? और सच में जो पैसा आएगा, क्योंकि मैन डोमिनेंस है, पेट्रियार्की चल रही है, तो क्या एक्चुअल में जो पैसा वुमेन के बेनिफिट के लिए या उसके यूज़ के लिए आता, क्या उसको रियल में वुमेन यूज़ करेगी? ये भी एक चैलेंज है, उसको आप लिख सकते हो चैलेंजेस में, ठीक है ना, कि जो मनी इससे आ रहा है, जो पैसा इससे आ रहा है, इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्योंकि हमारे समाज में क्या है, मैन डोमिनेंस है, तो ये देखने को अक्सर मिलता है कि मैन से वुमेन्स के सारे पैसे को अलग कर लेते हैं। तो क्या एक्चुअल में ये बेनिफिट जो वुमेन को मिल रहा है या जो पैसा मिल रहा है उनके ही यूज़ में आए, इसके लिए ये स्कीम या इसका इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया जा रहा है, इसके बारे में स्कीम शांत है, ठीक है। देखोगे इस योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले धन का महिलाओं के द्वारा उपयोग में ही लाया जाए, इस बात को सुनिश्चित करने हेतु योजना में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है। ब्रैकेट में बता देना फिर उसके बाद कि पति साइड ट्रैक कर दे रहा है, ठीक है ना, सुबह लाया फिर बोला कि हो गया, ठीक है। लिखोगे द मनी प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम will be used by the women for their benefit will be ensured is not
इज नॉट मेंशन इन द वेरी स्कीम, इज नॉट मेंशन इन दिस वेरी स्कीम। इसी योजना में ये चीज़ नहीं बताया गया। तो हम कैसे मान लें कि भाई वुमेन्स को जो अधिकार अभी देने की तो बात यही कर रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं मिल रहा है, अब अल्टीमेटली ये पैसा दिए तो इसका भी वो यूज़ करेंगे कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? समझ आ रहा है? तो ये कहता है ये कुछ इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं, ये डायरेक्टली इस योजना की क्या है, चुनौतियाँ हैं, जिसके ऊपर सोचना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, अब इसका दूसरा रूप देखते हैं, बेनिफिट्स, जो उसके लाभ हैं। इस योजना का लाभ क्या होगा? हाँ जी, क्या लेबर अभी आते हैं ना, आर्थिक में बात करते हैं किसमें, प्रॉब्लम में, वो सब डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फेमिनाइजेशन है पूरा, डाल सकते हो बिल्कुल। एग्रीकल्चर लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, अगर वो गई नहीं तो लिखा तो है कार्यश्रम कम होगा, ऑलरेडी लिख दियो ना कि लेबर फोर्स कम हो जाएगा उनका, तो आप उसमें एग्जाम्पल में डालना कि वो सब उसी वो जो पॉइंट लिखा है उसमें सब आ गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बाहर पड़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ना ही बढ़ना है, लिखा तो है पॉइंट्स, जो आप सोच रहे हो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, अब एग्जाम्पल आप दोगे। ठीक है, ओके, पूरा इकोनॉमी इसी में पढ़ जाएगा क्या? इसी में पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा दूँ क्या? ठीक है, थोड़ा सा योजना जैसे भी रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। इस स्कीम का बेनिफिट क्या क्या है? चलो, महतारी वंदन योजना के क्या क्या लाभ है ये बताइए, कौन बताएगा? चलो ट्राई करिए। तो पहले तो एक लाइन लिखो, उसके बाद बताना। दिस स्कीम मेनली टारगेट्स द मैरिड वुमेन which are the major part of our workforce। पहले हिंदी इंग्लिश में लिखो फिर हिंदी में लिखा। दिस स्कीम मेनली टारगेट्स द मैरिड वुमेन which are majorly the part of our workforce and by providing the financial assistance the scheme brings the women empowerment in the following areas, in the following areas। लिखोगे, यह योजना मुख्यतः वैवाहिक महिलाओं से संबंधित है जो कि हमारे कार्यबल, हमारे राज्य के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हैं, जो कि हमारे कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा है। इस योजना के अंतर्गत दी जा रही सहायक राशि, इस योजना के अंतर्गत दी जा रही सहायता राशि उन महिलाओं की किस चीज के लिए काम आ रही है? एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, उन महिलाओं के सशक्तिकरण को निम्न क्षेत्रों में सुनिश्चित करेगी। ठीक है, तो क्या क्या क्षेत्र होगा? तो पहला होगा उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो अपने आप उनका क्या हो जाएगा? सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट। पहला तो होगा उनका आर्थिक सशक्तिकरण, फिर क्या होगा? सामाजिक सशक्तिकरण। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में इनको देखेंगे। ठीक है ना, एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, दूसरा सोशल। ठीक है, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसा होगा? हाउ? पैसे तो आ रहे हैं डायरेक्टली, पैसे डायरेक्टली आने से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसा होगा? ठीक है, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उनका राइट टू लाइवलीहुड इंश्योर होगा। ठीक है ना, जीवन यापन का अधिकार जो है उनका सुनिश्चित होगा, क्योंकि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पैसे हो, और वो उनको मिल पा रहा है। तो इट विल एंश्योर देयर राइट टू लाइवलीहुड बिकॉज इट विल गिव देम द बेसिक और द बेयर मिनिमम इनकम टू सर्वाइव। ठीक है ना, जीवन यापन का क्या होगा? इनको अधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि इस योजना से जो मिलने वाला धनराशि है वो कम से कम उनको अपनी जीवनी के लिए क्या मिलेगा? एक आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है, कुछ करे ना करे, उनके जीवन का एक आधार बन रहा है। ठीक है ना, डायरेक्टली उनके जीवन का एक आधार है। क्लियर है? गैस का भी रेट कम कर दिया, एक गैस तो आ ही जाएगा महीने का, 500 रुपये गैस आ गया, 500 रुपये फिर भी बच रहा है। 500 रुपये का गैस भी खरीदे तो 500 रुपये बच रहा है, 300 रुपये सब्जी भाजी कुछ तो कर लेगी। ठीक है ना, समझ रहे? 1000 रुपये से भी वो चला, गाँव में चला लेंगे,
तो पहले चीज़ ये देखो कि फर्स्ट तो ये उसका एक बहुत बड़ा चीज़ कर रहा है कि उनका जीवन यापन पे सीधा मदद कर रहा है। अच्छा, इसके बाद आर्थिक रूप से कैसा? हाँ, इनको क्या मिल जाएगा? एक अपना कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो अपने जो निर्णय है वो आर्थिक निर्णय ले पाएंगी और आर्थिक रूप से वो क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। तो आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा उन महिलाओं को, यह आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। इट विल प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू दोज वुमेन। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किस तरीके से कि वह जो चाहेंगी या जिस तरह की चीज़ों को चाहती हैं वो अब उसी पैसे से ना सीधा उसके भी सपने होंगे कि मैं फिर, ठीक है ना, उतना नहीं सोचना उसको सोचना मेरा छोटा मोटा घोषणा पत्र 12 लिखा, मतलब फिर समझ ना, बता रहे हो उनको कि आप तो फिर जाओ कल से फिर मॉल में घूमो, उतना नहीं है, पर बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर पाएंगे और हो पाएगा कि जो अपने उसमें चीज़ों में जो उनकी आर्थिक छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, सपोज करो गांव के महिलाओं के पास क्या 3-4 चीज़ें ज़्यादा करके होती है, ठीक है ना। अभी मैं बॉटल को अलग कर देता हूँ उसके बाद, ठीक है बॉटल में खर्चा हो गया तो बात अलग है, पर उसके छोड़े अगर देखोगे तो 3-4 चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि जोक ही समझ नहीं आ रहा इनको, ठीक है ये खुद में जोक बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो एक वुमेन को अगर प्रॉपर देखोगे महिला को तो क्या होता है, पहली बात होता है कि सोशल सेटअप में भी अगर देखोगे तो उसको यह आता है कि मैं अपने हाथ से खर्च करूँ, बस उसको अपने पैसा रखना नहीं, उसको बस ये है कि मेरे पास पैसा दे दो मैं अपने हाथ से खर्च करूँ, वही है फाइनेंशियल फ्रीडम उसके लिए। वो खर्च आपके ऊपर ही करेगी पर उसको ये है कि मेरे हाथ से जाना चाहिए पैसा। जो इंडियन वुमेन है उसकी बात कर रहा हूँ, और जो डायरेक्टली अभी किसकी बात कर रहे हैं, जो रूरल सेटअप में अभी हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल इंडिया पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो एम्पावर्ड इंडिया जो अर्बन इंडिया उसमें नहीं, अपने हाथ से खर्च करूँ फिर वो दूसरा वाला भी अलग ही सेटअप है, बट अभी फिलहाल क्या है कि वो अपने हाथ से ही खर्च करे, ठीक है, जिससे उसको क्या होगा, उसका चॉइस ऑफ एक्सपेंसेस वो खुद डिसाइड करेगी अपने पैसों का, उसको बोलते हैं चॉइस ऑफ एक्सपेंसेस। खर्च के लिए जो उनका खुद का क्या है निर्णय है वो ले पाएंगे कि उसको कहाँ पे खर्च करना है और किस रूप में करना है, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। समझ आ रहा है? तो उसको होम मेकर तो बोल रहे हैं बट उसको यही नहीं बोल रहे कि उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रहा है किसी चीज़ में। तो अगर आप उसको बोलोगे ये लो 200 रुपये जैसा खर्च करना है कर लो, तो उसमें वो खुश है, तो वो चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम उसके पास होगा तो वो क्या कर पाएगी, हाउस मैनेजमेंट में उस चीज़ को यूज़ कर पाएगी। तो इसलिए बोलते हैं चॉइस ऑफ एक्सपेंसेस, व्यय करने का जो उनका क्या है अधिकार है वो उसको बहुत ज़्यादा हर एक लेवल पे, ये उसके साथ साथ क्या करेगा, ये चीज़ें तो कर रहा होगा पर उस वुमेन की कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा, ठीक है ना। ये करने से क्या होगा, उस वुमेन का जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो भी बढ़ेगा, उसकी सहभागिता तो सुनिश्चित हो रही है पर उसके साथ साथ उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? ओके, तो इसको चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। अब सोशल एम्पावरमेंट में आता है, यहाँ पर भी देखते हैं थोड़ा सा 1-2 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सोशल एम्पावरमेंट में पहली बात क्या हो रहा है, सामाजिक रूप से कम गाँव में बैठ के तो तुम्हारा आ गया क्या, शाम को चुगली होगा ना 3 बजे मोर अकाउंट में, बताइए से देख बात करने का मुद्दा तो मिला है उन लोग को कि भाई ये देखो हमारे अकाउंट में तो आ गया पैसा, तुम्हारे में कैसे नहीं आया है। उसी बात की खुशी है, महीना में कम से कम एक दिन सेलिब्रेट तो करेंगे, सैलरी तो आ रहा है, भले कि 1 तारीख का आया वो सैलरी 1.5 तारीख को खत्म हो जाता है, 2 भी नहीं लग पाता, पर आया तो है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली एक तो सामाजिक मुद्दे में यह है कि एक तो गॉसिप हो रहा है, गॉसिप होने एक अलग चीज़ है, दूसरी बात कम से कम एक दिन के लिए अगला आके तो बोले देना अपने पैसे को एक दिन का तो भिखारी बनेगा ना, हर दिन तो नहीं रहेगा पर एक दिन तो बोलेगा ना कम से कम, तू बढ़िया दिखती है, तू अच्छी है, एक दिन का इतना कम से कम एक दिन तो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा वो भी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि सामाजिक रूप से, अरे यार, उनकी सामाजिक स्थिति का विकास होगा घर पे भी और साथ साथ उनके समाज पे भी, ठीक है ना। इट विल लीड टू देयर राइज इन प्रेस्टीज बोथ इन द सोसाइटी एज वेल इज इन देयर होम या हाउस सेटअप, उनकी, ठीक है ना, उनका सामाजिक स्थिति का विकास उस समाज तथा घर पे भी देखने को मिलेगा। मतलब जो उनका घर होगा, जो गृह होगा, वहां पर दोनों जगह में उनका एक तो सामाजिक उत्थान देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी बात वही है। फिर नेक्स्ट अब उनका क्या होगा कि धीरे धीरे सोशल कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को माना जाएगा और उनको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। अब वो लोग रखे हैं भाई, समाज में कोई पंडाल लग रहा है, बोले ठीक है 50-50 रुपये महिला लोग से लेंगे, उन लोग का भी आता है ठीक है, सपोज करो ना, तो
चाहे कोई भी सामाजिक गतिविधि हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं को अब क्या होगा, पहले तो जाती हैं लेकिन अब क्या होगा, उन गतिविधियों में वो डायरेक्टली सम्मिलित किया जाएगा। तो बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ है सोसाइटी का, उसमें वुमेन डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएंगी और ये उनके एम्पावरमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ठीक है ना। विद द इकोनॉमिक फ्रीडम द वुमेन विल गेट द चॉइस एंड एक्सेस टू द डिफरेंट social activities and the functions which rises their social stature, which rises their social stature। आर्थिक संपन्नता से उन महिलाओं को विभिन्न सामाजिक कृत्य और कार्यों में भी सम्मिलित होने का मौका मिलेगा तथा इससे उनका भी सामाजिक उत्थान सुनिश्चित होगा। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया। क्लियर हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक और चीज भी हो रहा है, उनकी राजनीतिक सशक्तिकरण। ये थर्ड थिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, अपने आप इस स्थिति से उनका एक चीज तो और इंश्योर हो रहा है, क्या है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण। क्यों? क्योंकि अब वो अपने अधिकारों को सीधा सरकार से मांग सकती है, उनकी सरकार से सीधा पहुंच है, वो सरकार से सीधा वार्तालाप करे, सरकार को सीधा बोल रही 12 अगले बार 15 होके मिलना चाहिए, नहीं तो बदल देंगे, कृषक लोग देखो बोले ना बोनस दे दो, वो अगले ने बोला बोनस दे देंगे, दोनों देखे कि बराबर है, कि 500 रुपये ज़्यादा ही दे रहा है और उसके बाद बोनस भी दे रहा है, बदलते हैं सरकार। ठीक है ना। तो बस वही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनका अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको राइट टू एक्सेस टू गवर्नमेंट हो रहा है। ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है, उनका सरकार तक पहुंच सुनिश्चित हो रहा है, या सरकार में सीधा लाभार्थी के रूप में जुड़ पा रही हैं। ठीक है ना। एज अ बेनिफिशियरी दे विल डायरेक्टली कनेक्ट विद द गवर्नमेंट। ठीक है। अब ये खुद जा रहे हैं वहां पर सरकारी तंत्र में मिलने के लिए, तो उनको एक ये भी अवसर होगा कि जब जाएंगे लगातार उस स्थिति पे, तो धीरे धीरे कभी ना कभी तो ये लगेगा कि वहां बैठी हुई भी एक महिला है और मैं भी हूँ, और वो मेरे काम को कर रही है, देख रही है, तो वहां जाके अपनी बातों को रख पाऊँ, समस्याओं को रख पाए। तो देखना धीरे धीरे इसी सशक्तिकरण से क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जो महिलाओं की स्थिति के लिए हैं आज के समय में, पर धीरे धीरे वो क्या होगा, एक राजनीतिक रूप से हमें समझ आएगा और धीरे धीरे करके उनकी स्थिति को सुधार करके उनके पूरे सेटअप को बदला जा सके। क्लियर है, पूरा परिवर्तन होगा। ओके ठीक है। एक और इसमें लिख सकते थे, सोशल एम्पावरमेंट में भी वहाँ पे डाल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे कि महिला संबंधित बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि क्या हो रहा है, मोर्टालिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, ये सारी चीज़ों में भी अगर ये लाभ, इसमें जो पैसे मिल रहे हैं सही इस्तेमाल किया जाए, तो वो सब में भी विभिन्न सामाजिक परिस्थिति में भी, या सोशल इंडिकेटर्स, इट मे ऑल्सो लीड टू द चेंज इन वेरियस सोशल इंडिकेटर्स लाइक मदर मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये सब में भी कमी आएगी अगर इससे जो धन आ रहा है उसको सही रूप में इस्तेमाल किया जाए। समझ आ रहा है? क्लियर है? अब अगर ऐसे भी आ जाएगा तो लिख लोगे, महतारी वंदन पे ऐसे आएगा, बन जाएगा। ठीक है। ऐसे आएगा तो ऐसे के लिए भी तैयार रहना। अगर महिला सशक्तिकरण पे ऐसे आएगा, तो मैंने आपको इतना कुछ इसमें बता दिया है कि इन पॉइंट्स को आप सीधा महिला सशक्तिकरण में भी ले जाकर ये सारे पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? आप बताना कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज नॉट जस्ट लाइज इन देयर चॉइसेस इन द होम, but also in the political, social and economic sphere. And if a woman get the empowered, if women want to get a real empowerment, then that empowerment must be ensured when she get the right to finances, when she get the right to society and when she get the right to political setup. ठीक है। तो आप अल्टीमेटली वहां से क्या कर सकते हो कि इस तरह की स्थिति से, इससे जो बताया गया कि अगर महिला सशक्तिकरण की जरूरत है तो केवल एक क्षेत्र में नहीं होगा कि घर में उसे कितना अधिकार है, परंतु वह होगा पूर्ण रूप से समाज, अर्थव्यवस्था एवं राजनीति क्षेत्र में उसे कितना अधिकार दिया गया है। तो अल्टीमेटली अगर इससे मेरा एक पोर्शन बस ये नहीं था कि मैं आपको एक स्कीम बताऊं, इस स्कीम्स के थ्रू अगर हम आगे चलकर ऐसे देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो उसको सीधा यूज करना है। ठीक है। अब इसके बाद वुमेन्स के रिलेटेड हम लोग बहुत सारे स्कीम्स और भी पढ़ेंगे। उन स्कीम्स में भी ये जो बेनिफिट्स हैं ये डायरेक्टली एप्लीकेबल होंगे। यहाँ जो बताया है ये लाभ सीधा सीधा उन योजनाओं में भी लागू होंगे। समझ आ रहा है? चीज़ें तो यही होंगी ना, कोई भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाया गया है तो उसके तीनों आधार को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। बन जाएगा महतारी वंदन योजना, अब तो बनी जाएगा। ठीक है। 15 मार्क्स में भी लिख लोगे, 10 में भी लिख लोगे, 2 में तो लिखना आ ही गया। ठीक है। 4 मार्क्स में भी इसको लिख लोगे।